80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजभाषा समिति से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को दे दे ताकि इस संबंध में जो ढील है वह दूर हो। आज संसार के लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। दूसरी ओर हमारे देश में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी भारतीय भाषा माध्यम नहीं हो पाई है। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वह शिक्षा का माध्यम बने। इस संबंध में 1-1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को दिया है, जिससे हिंदी का अच्छा प्रचार हो सके और साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं का भी विस्तार हो सके। लेकिन लगता यह है कि उसकी गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि यदि गति नहीं आई तो क्यों नहीं आई और इस संबंध में क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा हिंदी भी होनी चाहिए। यह मांग बराबर उठ रही है, किंतु होगी या नहीं और कब होगी यह दूर की बात है। अभी हमारे देश में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय वर्तमान सरकार को और हमारे प्रधानमंत्री को है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ की हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। केवल 4 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। यदि यह सूचना गलत है तो अच्छी बात है। हिंदी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हुई तो जो प्रतिनिधि बाहर से आ रहे हैं वे क्या सोचेंगे। जिस देश की अपनी भाषा नहीं होगी उसकी क्या उन्नति हो सकती है। इसमें भारत के ही नहीं बल्कि बाहर के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। उनमें से बहुत से हिंदी जानते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सुविधा है और साधनों की भी कमी नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहता हूँ कि कम से कम तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में हिंदी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हिंदी के संबंध में जो कानून बने हुए हैं उनका पालन भी अवश्य होना
चाहिए। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। सभापति जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ। मैं अपने कुछ संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व जिस ट्रैक्टर की कीमत 60,000 रुपये थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना लाभ मालूम पड़ रहा है। फुल स्टॉप। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। जितने दाम बढ़े हैं उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपए का लाभ होना चाहिए था। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। सभापति जी, माननीय सदस्य महोदय, मंत्री बनने से पूर्व जब अपना भाषण आरंभ करते थे तो बहुत तालियां बजती थीं, लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उस तरह का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी इनसे कहते हैं उसे वह आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने जो संशोधन किया है उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट किसानों की हो रही है वह समाप्त हो। यह बिल 50 पेज का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े ट्रैक्टर मिलेंगे, इस बात का कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज न मिले तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के लिए 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है। महोदय, यद्यपि मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मंत्री महोदय ने यह कहना चाहता हूँ कि इस पर जनता की राय ली जाए। फुल स्टॉप। इसके साथ ही ऐसा बिल भी लाया जाए जिससे यह विवरण हो कि ट्रैक्टर महंगा होगा या सस्ता होगा और उसमें किस प्रकार का इंजन होगा। फुल स्टॉप। बिल में यह प्रावधान भी हो कि राष्ट्रीयकरण के बाद जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसको कैसे दूर किया जाएगा। फुल स्टॉप। तभी हम समझेंगे कि वास्तव में इस देश में कृषि क्रांति आने वाली है। तभी इस विधेयक की कोई सार्थकता होगी और किसानों को
राहत मिलेगी। फुल स्टॉप स्टॉप।